कुछ लोग जो हैं टारगेट मेरे से जो पूछते हैं वो वाकई मुझे नहीं लगता कि मैं आपको टारगेट दूं और वो पूरे भी हो जाएं या नहीं भी हों, फिर आपके दिल टूटें दिल जुड़ें कि मैं एक ठप्पा लगा दूंगी ये शेयर इतने में जाएगा उतने में जाएगा। देखो सर, ऐसी कोई भी रणनीति के अनुसार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम सिर्फ आंख बंद करें और आप मेरे पे विश्वास करो। उसे एक मुर्गी पकड़ा दी, भगवान की तरफ उसने देखा, भगवान मैंने इतनी तपस्या करी, आपने सिर्फ मुझे एक मुर्गी दे दी, ये तो मैं कहीं से भी ले लेता, कोई मुझे दान कर देता। भगवान ने कहा भाई ये मुर्गी ना बढ़ेंगे। आज आलोक इंडस्ट्री और ट्राइडेंट और इस तरीके की और कंपनियों पर विशेष तौर पर ध्यान क्यों गया? देखो सर, कुछ चीज़ें जब न्यूज़ में निकल कर आती हैं तो वो मेरी ज्ञान इंद्रियों को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती। आपने सोने की मुर्गी वाली चीज़ तो सुनी होगी कि वो सोने का अंडा देती थी एक मुर्गी। एक व्यक्ति बहुत गरीब था सर, वो बहुत गरीब था, उसने भगवान से कुछ मांगा। एनएचपीसी के बारे में ज़्यादा ही गंभीरता से हम बात करेंगे और जानेंगे जो इसकी परियोजना है, जो इसके लक्ष्य है, जिस वजह से ये कंपनी आगे अच्छे फोकस में रहने वाली है, उसके ऊपर हम एक वर्क करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जेपी पावर की, बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री, ट्राइडेंट और वेलस्पून अरविंद जैसी कंपनियों के लिए क्या विशेष तौर पर रणनीति जो है बनाई जा रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करेंगे एनएचपीसी के बारे में। आज एनएचपीसी के बारे में ज़्यादा ही गंभीरता से हम बात करेंगे और जानेंगे जो इसकी परियोजना है, जो इसके लक्ष्य है, जिस वजह से ये कंपनी आगे अच्छे फोकस में रहने वाली है, उसके ऊपर हम एक वर्क करेंगे। मैं हर बार आपको ये बताता ही रहता हूँ कि मेरा कोई भी शेयरों को खरीदना बेचने वाली माध्यम से कोई वीडियो नहीं, बल्कि उन शेयरों के काम और उनकी न्यूज़ और उनकी साइकोलॉजी के द्वारा जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसे आपको समझना है। फिर भी कुछ लोग जो हैं टारगेट मेरे से जो पूछते हैं वो वाकई मुझे नहीं लगता कि मैं आपको टारगेट दूं और वो पूरे भी हो जाएं या नहीं भी हों, फिर आपके दिल टूटें दिल जुड़ें, उससे मुझे कुछ भी विशेष तौर पर भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको फिर बता दूं, मुझे चाहे जितना ही पैसों का लालच कोई दे दे, मैं अपने असूलों को चेंज नहीं करता। और जब ऐसे असूलों वाली बात आ जाती है तो मैं कुछ वाकिफ़ इन कॉलों से परेशान हो जाता हूँ, जो मैं दोबारे से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप अपना चलाया और मैं लोगों को समझा रहा हूँ लालच कम करना है, अपनी स्थितियों को देखना है। फिर भी कुछ लोग नहीं जो समझते। फिर मुझे लगता है कि यार ये गंभीरता वाले विषय होते जा रहे हैं जहाँ हमारे आंखों में लालच की पट्टी बढ़ती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है मुझे फिर से व्हाट्सएप ग्रुप बंद ही करना पड़ेगा। मतलब व्हाट्सएप जो है ग्रुप कह रहा हूँ उसे मैं, व्हाट्सएप जो है मेरा, जिसमें मैं कभी कभी आपको जय हिंद जय श्री राम ये चीज़ें लिख देता हूँ और आपके भी कमेंट पढ़ लेता हूँ। तो विशेष तौर पर कुछ लोग जो हैं मुझे इस नज़रों से देख रहे हैं कि मैं एक ठप्पा लगा दूँगी ये शेयर इतने में जाएगा उतने में जाएगा। देखो सर, ऐसी कोई भी रणनीति के अनुसार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम सिर्फ आँख बंद करें और आप मेरे पे विश्वास करो, या आपको लालच आ रहा है आप एक ही शेयर के पीछे पड़े रहो और उसे बहुत मल्टीबैगर समझो। ये मेरे द्वारा तो बिल्कुल इस चीज़ों को तवज्जो नहीं दी जाती, ये समझने वाली चीज़ें हो रही हैं। आपने सोने की मुर्गी वाली चीज़ तो सुनी होगी कि वो सोने का अंडा देती थी एक मुर्गी। एक व्यक्ति बहुत गरीब था सर, वो बहुत गरीब था, उसने भगवान से कुछ मांगा और वो भगवान से कहता रहा है, भगवान मुझे कुछ ऐसी चीज़ दे दे जिससे मैं रोज़ अपनी जीविका चलाता रहूं और अच्छे संकेतों के साथ आगे बढ़ता रहूं। भगवान ने उसे एक मुर्गी पकड़ा दी, भगवान की तरफ उसने देखा, भगवान मैंने इतनी तपस्या करी, आपने सिर्फ मुझे एक मुर्गी दे दी, ये तो मैं कहीं से भी ले लेता, कोई मुझे दान कर देता। भगवान ने कहा भाई ये मुर्गी ना अलग है, स्पेशल है, ये रोज़ एक सोने का अंडा देगी और इस अंडे से आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि इसको फेंक सकते हो, तोड़ सकते हो, या आप इसको कहीं पर जाकर बेचकर और इसे आगे तक बढ़ा सकते हो। व्यक्ति के बात दिमाग में आई, उन्हें सोचा यार चलो भगवान ने कुछ कहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। अगले दिन जब वो उठा उसे एक सोने का अंडा दिखाई दिया और वो उसे देखकर बड़ा खुश हुआ।
उसके दिमाग में संतुष्टि वाली चीज़ तो आई, क्योंकि उसने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं। भगवान ने उसे मुर्गी दी और वो चीज़ें हो गई जो उसने कहा था भगवान ने। तो उसे वो सुनार के पास बेचने गया, उसे अच्छा खासा पैसा मिला, वो अपने घर की हर चीज़ों को इस तरीके से सही करता रहा और धीरे धीरे वो अपनी खेती भी चीज़ों के साथ आगे बढ़ता रहा और वो अच्छे संपन्न हो गया। पर अचानक से उसके दिमाग में आया कि भाई रोज़ एक अंडे से मेरा काम नहीं चल रहा है, लेकिन एक अंडा भी बहुत होता है। उसने सोचा कि एकदम से सारे अंडे निकाल लूँ। तो क्या हुआ, यहाँ लालच आ गया, मुर्गी भी गई अंडा भी गया। इसलिए ये जो मार्केट है यहाँ पर टिका रहना, जिंदा रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लाइफ में भी जिंदा रहना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बाद ही हम हर एक चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले संतुष्ट हो जाओ और अपने लालच को कम करो। और इस तरीके से जो मुझे कॉल करते हैं, मुझे वाकई अच्छा नहीं लगता सर, मैं आपको बता दूं। तो धीरे धीरे हम निरंतर आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज आलोक इंडस्ट्री और ट्राइडेंट और इस तरीके की और कंपनियों पर विशेष तौर पर ध्यान क्यों गया? देखो सर, कुछ चीज़ें जब न्यूज़ में निकल कर आती हैं तो वो मेरी ज्ञान इंद्रियों को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती हैं। पिछले दिनों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भारत में इंडिया का जो टेक्सटाइल का मेला लगेगा, जो विश्व का सबसे बड़ा होगा, वो हमारे देश भारत में उसकी मेज़बानी होगी। और वो मेला 26 फरवरी से 29 फरवरी को इंडिया में होगा। और हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि ये वैश्विक कपड़ा पावरफुल हाउस इंडिया को बना देगा। यानी इंडिया को इस चीज़ जो मेला होगा, यहाँ पर बड़े बड़े निवेशक आएंगे, इस चीज़ से ज़्यादा महत्व चीज़ें लग रही हैं और देश में टेक्सटाइल जो चीज़ें हैं उसका व्यापार जो है उसको एक दिशा मिल जाएगी। ऐसा हमारे केंद्रीय मंत्री जी का सोचना है। तो वाकई ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं। दूसरी तरफ जब मैंने आपको ट्राइडेंट के एक विशेष तौर पर कुछ एक रणनीतियों के आधार पर बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइडेंट जो है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात पर वर्क करता है। और जब दूसरी तरफ अगर आपको देखें तो आलोक इंडस्ट्री भी निर्यात की तरफ वर्क करता है। दोनों की सेल्स अच्छी होती जाती है। लेकिन यहाँ ट्राइडेंट का जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 14 नवंबर को ट्राइडेंट का रिजल्ट निकल कर आ रहा है। आलोक इंडस्ट्री का रिजल्ट इससे पहले आ गया, उसने अपने लॉस को कम किया। 175 करोड़ रुपए का आलोक इंडस्ट्री का लॉस आया और 1359 करोड़ रुपए की उसकी सेल्स आई है। और वह भी आपको पता है कि जिस तरीके से ये लॉस और जिस तरीके से सेल्स भी कम है, ये वैश्विक स्तर के दौरान हो रहा है। और जहाँ युद्ध की स्थिति, कोरोना की स्थिति, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर 14 नवंबर को तो आ रहा है ट्राइडेंट का रिजल्ट। और दूसरी तरफ दो शेयर मैंने आपको और बताए थे, अरविंद और वेलस्पून, वो अपनी रणनीतियों के अनुसार बड़ी तेजी के संकेतों के साथ हैं। अब क्या चीज़ें हमें दिख रही है कि निर्यात वाली चीज़, यानी कि यहाँ से कुछ बनाकर बाहर भेजने वाला, वो भी टेक्सटाइल जो चीज़ है, हमारी नज़रों में क्यों आ रहा है? देखो सर, हमारे यहाँ पर जो निर्याती कपड़ा निर्यात के जो चेयरमैन हैं, जिनका नाम नरेंद्र गोयंक है, उनका मानना है कि जिस तरीके से हमने, भारत ने अलग अलग रास्ते खोजे, अलग अलग किसी के साथ पार्टनरशिप करके, अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग रणनीतियों के साथ, जिस तरीके से वो बाज़ार की स्थिति देख रहे हैं, यानी टेक्सटाइल की स्थिति देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2030 तक हमारे देश का निर्यात जो टेक्सटाइल का है वो 40 अरब अमेरिकी डॉलर तक 2030 तक पहुंच जाएगा। और वो इस दिशा में उत्पादन की गतिविधियां, अलग अलग बाज़ार की स्थितियां, अलग अलग गतिविधियों पर वो नज़र रखेंगे और ध्यान रखेंगे। और वो 40 अरब डॉलर तक इस व्यापार को, वो निर्यात वाली चीज़ों को पहुंचा देंगे, यानी एक्सपोर्ट वाली चीज़ों को। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि ट्राइडेंट और आलोक इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात के चीज़ों के साथ है। तो सर, यहाँ पर हमें एक व्यू मिल रहा है कि देश जो है, एक तो एक ऐसा मेला यहाँ रख रहा है जिसके तहत पर वो उसकी मेज़बानी करेगा टेक्सटाइल की चीज़ों के साथ। वहाँ पर भी बहुत सारी परतें खुलेंगी, वो फरवरी में होगा। और 2030 के 40 अरब डॉलर के जो लक्ष्य बता रहे हैं, तो इससे ये दिशा दिख रही है कि यहाँ निर्यात पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और ये दोनों कंपनी निर्यात की तरफ बढ़ती जा रही है। देखो सर, ट्राइडेंट का 14 नवंबर को आ रहा है रिजल्ट, उससे भी इसकी दिशा बनेगी। और दूसरी तरफ आईटी ने जो इनके
कार्यालयों में रेट मारी थी उसकी कुछ भी हमें पुष्टि नहीं देखने को मिल रही है। तो ये लटका हुआ मामला है। लेकिन अगर आप आगे की तरफ जाएं, इसके काम की तरफ जाएं, ट्राइडेंट तो अधिकतर अलग चीज़ों में काम कर रहा है, तो वहाँ से एक दिशा दिख रही है कि निर्यात की अगर इस तरीके से बढ़ावा देने वाली चीज़ें हो रही हैं तो इन दो शेयरों को भी लाजमी आगे जाकर बेनिफिट हो सकता है। तो ये मेरी रणनीति है, इस रणनीति को आपको समझना है। दोनों शेयर ही मुझे बेस्ट लग रहे हैं, अब ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे NHPC की। सबसे पहले सर NHPC पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं। सर NHPC का शेयर तो रुक गया। देखो सर 2009 में 35 रुपये करीब का शेयर और अब वो आपको सिर्फ 50 रुपये में मिल रहा है। यानी कि 2009 से 2023 से यानी कि 14 साल में ये शेयर सिर्फ 15 रुपये बढ़कर आपको दिखाए अब की स्थिति में जो इस टाइम मिल रहा है। कहाँ सर 14 साल इस शेयर को 35 रुपये से अब ये स्थिति में आया है और हम इसको सोच रहे हैं कि ये बहुत जल्दी आगे की तरफ जाए। अभी इसने सर बढ़ना शुरू किया है, मैं आपको बता दूं। देखो सर इस चीज़ की रणनीतियाँ आज की वीडियो से आपको समझनी है कि जो इनकी एक सुरंग थी, पार्वती जल विद्युत, इनकी एक परियोजना जो है जो कुल्लू की तरफ चल रही थी, उसके अंदर 32 किलोमीटर की एक सुरंग का निर्माण होना था फेज़ 2 का, जो इनकी NHPC की एक वहाँ की जल विद्युत परियोजना है। उसके अंदर 9 किलोमीटर की जो एक सुरंग थी ना, 23 साल में पूरी हुई है बनकर, 23 साल में। समझने वाली बात है कि जिस कंपनी के बढ़ते कदम अब ज़्यादा तेज़ी के साथ दिख रहे हैं, उसने 23 साल के एक लंबित सुरंग को 9 किलोमीटर की थी सिर्फ, वो इसने अब पूरा किया है। यानी कि काम प्रगति पे है, ये आपको समझना है। तो ये एक जल विद्युत से जुड़ती हुई इसकी परियोजना है। अब NHPC को किस तरीके से हम देख रहे हैं, या तेज़ी के अनुसार, या किसी के टारगेट के अनुसार, या फिर इसके शेयर प्राइस के अनुसार, या फिर इतने दिनों से ये भागता नहीं उसके अनुसार, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। NHPC को आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस नज़रों से हमें देखना चाहिए। सबसे पहले ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत संगठन कंपनी है जो जल विद्युत की परियोजना को और उसको चालू करने तक की चीज़ों के साथ आगे बढ़ता है। यानी कि ये अपनी जल विद्युत की परियोजना के अनुवारण करता है, उसके बारे में देखता है, उसको पूरा भी करता है, उसको चला भी देता है। तो उस स्थिति के साथ NHPC है, देश विदेशों में कंपनी कर रही है काम। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इनके पास 22 जल विद्युत परियोजना इनके स्टेशंस हैं, ये आपको समझना। और उनकी जो क्षमता है करीब 6971 मेगावाट की, इनकी 22 जो जल विद्युत स्टेशन हैं उसकी क्षमता है। ये कंपनी धीरे धीरे जल विद्युत के साथ साथ पवन और सौर की तरफ भी बढ़ता जा रहा है, जिसके अंदर इनकी सौर ऊर्जा की क्षमता फिलहाल 76 मेगावाट की है और पवन में इनकी क्षमता फिलहाल 56 मेगावाट की है। तो टोटल जल विद्युत, पवन और सौर ऊर्जा अगर हम मिलाते हैं कि 30 सितंबर 2023 का मैं डाटा आपको बता रहा हूं, तो करीब इनकी क्षमता 7097.20 मेगावाट की है, जिसके अंदर जल विद्युत और पवन भी है। अब ये सौर ऊर्जा को इतने में सिमटता नहीं रहेगा, ये आगे तक भी इसको बढ़ाने वाला है। देखो सर अभी भी NHPC 15 परियोजना जो है इसकी निर्माणाधीन है, 15 परियोजना इसकी निर्माणाधीन है, जिसकी क्षमता 10,449 मेगावाट की है। उनके अलावा ये परियोजना इसकी है और जिसमें से महत्वपूर्ण परियोजना इनकी 3 है। देखो सर एक तो मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में इनकी सुबनसिरी एक परियोजना चल रही है, वो पूरे होने के कगार पर है, जो 2000 मेगावाट की है। दूसरी सुबनसिरी एक बहुउद्देश्य परियोजना है इनकी, ये बहुत बड़ी परियोजना जो दूसरे नंबर की है, जो है 2880 मेगावाट की। तीसरी इनकी एक परियोजना है पार्वती जल विद्युत परियोजना, जो 800 मेगावाट की है, जो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये 3 परियोजना भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण है और टोटल इनकी जो निर्माणाधीन परियोजना 15 परियोजना है, जिसमें से ये 3 मैंने आपको बताई है। तो ये आपको समझना है कि आगे की दृष्टि NHPC अपने आप में वाकिफ रख रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जहां जल विद्युत वाली कंपनी सौर ऊर्जा की तरफ भी बढ़ती जा रही, तो 3 परियोजना इनकी और है जो लंबित है, जो चल रही है, जो सौर ऊर्जा में है। करीब
1000 मेगावाट की, जिसके अंदर राजस्थान में जो इनकी परियोजना है वो है 300 मेगावाट, गुजरात में 600 मेगावाट और 100 मेगावाट की आंध्र प्रदेश में, टोटल 1000 मेगावाट की ये भी इनकी परियोजना हो गई है। इस तरीके से जल विद्युत वाली कंपनी, जो देश की बड़ी कंपनी है, उसने अपने साम्राज्य को बिछाने की चीज़ों को अब हमें इस वीडियो से आपके दिमाग में छाना चाहिए। देखो सर, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपके लिए वैल्यूबल नहीं? क्या आपके लिए वो वैल्यूबल है? मैं यहाँ से आपको कहूँ 60 पे जाएगा, 80 पर जाएगा, कोई मेरे से पूछने लग गया कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, क्यों बताया था, कब क्यों जाएगा, भाई बताओ हमें क्यों जाएगा, कोई सवाल मेरे से करने लग गया। तो सर ऐसे कभी मार्केट को मत देखो कि कोई भगवान बैठ गया हमें बताने के लिए यहाँ पर, कभी मत सोचना ये कि इतनी सारी चीज़ें मैं इसकी मेगावाट की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और अभी हाल ही में क्यों नेगेटिव दिखा है, सिक्किम में जो एक बाढ़ आ गई थी, मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से इनकी जल विद्युत की परियोजना में विघ्न आया है, बहुत नुकसान हुआ है इनका। और अब मैं आगे की आपको ये सुबनसिरी जो इनकी परियोजना है बहुत बेस्ट है, 800 मेगावाट की इनकी पार्वती हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना बहुत बेस्ट है। उसके अलावा भी ये जो आपको बता दूं दिबांग परियोजना 2880 मेगावाट की, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए तो मैंने आपको पहले बताया था, पटेल इंजीनियरिंग भी इसके लिए वर्क कर रहा है, इन चीज़ों के लिए। तो ये छोटा मोटा शेयर हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आप समझें कि ये सौर, पवन और जल विद्युत को अगर ग्रीन एनर्जी हम कहते हैं, हम समझते हैं, तो वैल्यूबल है। एसजेवीएन हो या फिर आरवीएनएल हो, दोनों की रूपरेखा इतनी बेस्ट बताई थी जब वो शेयर नीचे थे। आरवीएनएल की कई चीज़ों के साथ बताया मैंने आपको आरवीएनएल। तो ये जो ये परियोजना कर रहा है, इसके साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये और परियोजना इसकी है जो आपको बॉर्डर की तरफ भी देखने को मिल रही है। ये भी आपको समझना है कि ये एनएचपीसी अच्छा शेयर, बहुत बेहतरीन शेयर है, समझिए इस चीज़ को। तो सर असल में क्या है कि हम वीडियो तो बहुत देख लेंगे, बहुत एक दिन में 10 वीडियो डालते हैं लोग बाग। मैं यहाँ एक वीडियो 20-25 मिनट की डाल दूँ, लोगों को टेंशन हो जाती है। ये इतनी खोजबीन मैं कर रहा हूँ, अलग अलग करके डालूंगा तो इसमें आपका भी टाइम ख़राब होता है, मेरा भी। कौन कहता है आपको पूरी वीडियो देखने के लिए? कुछ लोग आते हैं ना, सर रात को देखो ना, रात को देख कर माइंड सेट करो, उसके बाद उसकी खोज करो कि एनएचपीसी के पास ये चीज़ें है नहीं है, 2030 के टेक्सटाइल के निर्यात के लक्ष्य क्या हैं, ये कोई आपको इन चीज़ों से रूबरू नहीं कराएगा। न्यूज़ मिलेगी नहीं आपको, ऐसी चीज़ें मिल नहीं सकती, क्योंकि हमने उस चीज़ को खोजा नहीं है। मिल नहीं सकती का मतलब मिलेगी नहीं, ढूंढने के तो मिलेगी, पर हम उसे ढूंढना नहीं चाहते। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को खोजें। और एनएचपीसी जिस तरीके से बढ़ते कदम के साथ मेरे पास होल्ड में है, मैं चाहता हूँ कि इसके काम अगर आपको समझ में आ रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे जाकर ऐसे ऐसे करेगा, तो लाजमी अच्छा है। वैसे 6 नवंबर को एनएचपीसी का भी रिजल्ट आ रहा है, यानी कि परसों ही आ रहा है, मंडे के दिन। आज 4 होगी, कल 5 और 6, तो 6 नवंबर को एनएचपीसी का भी रिजल्ट आ रहा है। अब बात करेंगे जेपी पावर की। देखो सर, जेपी पावर की बीते दिनों एक वीडियो मैंने आपको बताई थी, उसके अंदर मैंने अधिकतर आपको समझाया था कि जैसे कि इसका मार्केट कैप, इसकी सेल्स और जिस तरीके से इसने इस बार प्रॉफिट भी किया है, तो उस हिसाब से आगे की दिशा लंबे समय की रखने की ये बना रहा है। पर दूसरी तरफ मैंने आपको एक चीज़ और भी दिखाई थी, जहां जेपी एसोसिएट इस पे इतना कर्जा है, वो कर्जे की पहलू भी मैंने आपको सारी समझाई। फिर भी उसके बाद जेपी एसोसिएट जो है 18 के लेवल दिखा के चला गया। अब जेपी एसोसिएट भी बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ आपको जेपी पावर भी बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। दोनों मिलती हुई एक ग्रुप की कंपनी है, लेकिन जब इन्होंने अपना सीमेंट का कारोबार बेचने की रणनीतियों को उजागर किया था, तो मैंने आपको फिर भी वहीं बताया था कि यहाँ से मुझे जेपी पावर की चीज़ों के साथ बेहतरीन चीज़ें दिख रही है। ये कंपनी भी अपने एक नए हाई को टच करता हुआ जा रहा है, जेपी पावर। और ये तब भी मेरे वजूद में आया था जब इसने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़ी बोली लगाई थी कोयला खदानों के लिए। तो ये कोयले खदानों के लिए भी ज़्यादा वर्क कर रहा है। छोटा ग्रुप सर है ही नहीं ये जेपी ग्रुप, ये आपको समझना है। जब भी किसी तौर पर हम किसी शेयर को देखते हैं, असल में उसका काम धंधा कितनी सेल्स कर रहा है,
क्या प्रॉफिट कर रहा है। देखो सर, प्रॉफिट और लॉस ये आगे जाकर उतार चढ़ाव में आ सकते हैं। मेन होता है सेल्स। अभी टाटा स्टील ने 6,511 करोड़ का लॉस कर दिया, तो आपके हिसाब से कंपनी कोई ख़राब हो गई है? नहीं सर, उसका तो साम्राज्य बहुत बड़ा है ना। इसी तरीके से जेपी पावर की पिछले बार की सेल्स जो हमने देखी थी वो थी करीब 1,708 करोड़ की, तो ये छोटा नंबर नहीं होता। और उसके बाद फिर इसने जो 192 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी किया था। तो लाजमी अब हमें ये देखना है कि इससे पहले इसने लॉस किया था कि अब दूसरी तिमाही में ये प्रॉफिट करेगा नहीं करेगा। तो इसका रिजल्ट भी निकल कर आ रहा है सर 10 नवंबर को, यानी कि जेपी पावर की मंशा 10 नवंबर को फिर से उजागर होगी, क्योंकि इनकी पिछले बार की भी सेल बहुत बेस्ट, कोयले की खदानों के साथ आगे बढ़ना, और लगातार अगर ये दूसरे बार भी प्रॉफिट कर दे तो फिर ये छा जाएगा ये शेयर। तो इस रणनीति से आपको समझना है। फिर भी इसके साथ साथ जो इसका दूसरा कम ग्रुप है, यानी कि जेपी एसोसिएट, जिस पे ज़्यादा कर्जा है, वैसे उसे हमें उस नज़रों से भी देखना चाहिए कि वो जो पेमेंट का जब उसका दिन आएगा तो उसके लिए वो डिफ़ॉल्ट होता है या फिर वो पेमेंट कर देता है। अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर दोनों में एक्शन देखने को मिलेगा। फिर भी ये लंबे समय के लिए अभी बढ़ते कदमों के साथ ये शेयर दिख रहा है चार्ट में। तो वो चीज़ें भी हमें समझनी चाहिए कि किसी भी पेनी स्टॉक का वजूद कभी भी आगे जाकर किसी भी न्यूज़ से बिगड़ सकता है, पर उसके लिए हमें धैर्य चाहिए। अब ये बढ़ता हुआ कदम इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि आगे आगे अच्छे संकेत जो हैं कोयले से चलने वाले पावर के प्लांटों के लिए एक रूपरेखा भी आगे बीते दिनों मैंने आपको बताई थी। तो वहाँ उस रूप से आगे जाकर ये कंपनियाँ बेस्ट तरीक़ों से दिख रही है। और 10 नवंबर तक का इस कंपनी में आपको वेट करना पड़ेगा कि इसका रिजल्ट अब ये किस तरीके से देता है। तो यहाँ से तो मुझे इसके अंदर फ़िलहाल तो पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। और सर मार्केट कैप भी इस कंपनी का 7,847 करोड़ रुपए है। एक पेनी स्टॉक का इतना मार्केट कैप होना भी वाकई एक अच्छी बात है। तो सर चारों तरफ अपनी नज़र रख लीजिए, क्योंकि निर्यात पर ज़्यादा जोर यहाँ से दिया जाएगा। उसके लिए रूपरेखा तैयार हो रही है। 2030 तक का लक्ष्य 40 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात पर है। सिर्फ निर्यात के लिए, यहाँ के लिए अलग भी हो सकता है, यानी कि यहाँ और प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। ये सिर्फ निर्यात की चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो उससे आपको ट्राइडेंट और आपको अलोक इंडस्ट्री की चीज़ों के साथ देखना चाहिए। ट्राइडेंट का रिजल्ट 14 नवंबर को आ रहा है, एनएचपीसी का 6 नवंबर को आ रहा है और जेपी पावर का 10 नवंबर को आपको रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो अब रिजल्ट के भाव से इन शेयरों की समीक्षा भी आगे जाकर की जाएगी, लेकिन आज की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको एनएचपीसी की इन रणनीतियों के अनुसार समझना है कि ये जो परियोजना अपनी 22 तो कार्यमंत है, 15 के लिए दौड़ रहा है, और जिसके अंदर बहु उद्देश्य परियोजना दिबांग की है, जिसके अंदर देश की बड़ी कंपनी भी इसके लिए योगदान दे रही है। तो ये अलग रणनीतियों वाला शेयर है एनएचपीसी। अगर जब इसकी वैल्यू आपको सौर, पवन और जल विद्युत से समझ में आएगी तब जाकर ये समझ में आएगा, नहीं तो ये लोगों को समझ ही नहीं आता है। और वैसे इसलिए नहीं आता क्योंकि 2009 से 2023 तक का अब तक के सिर्फ 14 साल में 50 तक ही शेयर पहुंचा। तो अगर आपकी लंबी मंशा इस शेयर पर है तो इसके काम समझो, किसी की टारगेट में आपको खोना नहीं है। तो यहाँ से आपको जेपी पावर और उड़ते हुए कदम रिजल्ट से पहले दिखा सकता है। ट्राइडेंट में जो आईटी ने रेट मारी थी उसकी हमें कुछ भी समीक्षा नहीं देखने को मिली कि इसके आगे हुआ क्या है, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट जुड़कर इसके अंदर चल रहा है। 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट से ही इसकी भी दिशा हमें देखने को और अलग तरीके से मिलेगी। अलोक इंडस्ट्री जहां अपने लॉस को कम और अपनी चीज़ों को ज़्यादा निर्यात पर बढ़ाएगा, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से फरवरी में यहाँ पर भारत में टेक्सटाइल का मेला लगेगा जो वैश्विक स्तर का एक बड़ा मेला होगा, उससे भी एक अच्छी दिशा हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी को दिख रही। तो उन चीज़ों के अनुसार भी टेक्सटाइल के शेयरों में हमारी बेहतरीन नज़र आने वाले 2 से 3 महीनों में बेहतर हो जानी चाहिए। तो सर किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है, किसी की बातों में गुमराह नहीं होना है, हर पहलुओं को समझना है। अपने टारगेट खुद ब खुद बनाइए, अपने लक्ष्य के लिए खुद दौड़िए और अपना प्रॉफिट और अपने लॉस को रखने की क्षमता खुद ब खुद बनाइए। कोई भी आपको इस पर सलाह देता है तो उसकी बिल्कुल भी बातों पे आना नहीं है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर शेयर प्राइस को देखकर ये चीज़ें नहीं बता सकता कि कल क्या होगा, लेकिन एक चीज़ जरूर बता सकता है कि दिशा
और दिशा पर चलो, कामयाब हो जाओगे। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।